हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18। पाठ 18 क्या है? अपशिष्ट जल की कहानी। सबसे पहले ये समझेंगे अपशिष्ट कैसे होता है जल और इसकी कहानी क्या है। ठीक है बच्चों, देखो जो हमारा प्रयुक्त जल होता है वो अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। ठीक है, वह वहित मल कहलाता है। समझे बच्चे? जो हम क्या कहते हैं, जब हम घरों में इत्यादि में जो जल उपयोग हो जाता है, उसके बाद वो सारा का सारा नाली के थ्रू बाहर चला जाता है, वो एक जगह एकत्रित हो जाता है, वो सारा क्या होता है? अपशिष्ट जल। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो वहित मल होता है ना बच्चे, वो द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा को प्रदूषित करता है। हमें उसे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा ही बाहर वो करना चाहिए। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके बाहर क्या होता है, उनके अंदर जो काम हो रहा होता है जल से, फिर जो वेस्ट होता है, जो जल जो बाहर आता है, वो क्या कहते हैं, उसको ना वहीं पे आसपास के क्षेत्रों में ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो कच्चे प्लाट वगैरह होते हैं वहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पे ऐसे वो जल सड़ता रहता है, सड़ता जाता है, काला काला। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, जल प्रदूषण भी हो जाता है उससे, और क्या कहते हैं, मृदा भी प्रदूषित होती है। ठीक है, और अनेक प्रकार की रोगों को भी वो जन्म देता है, क्यों? वहाँ पे मच्छी और मक्खी इत्यादि इत्यादि होते हैं, तो वो जो उनके आसपास के क्षेत्र हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। समझे? और क्या कहते हैं, और क्या है इसका तात्पर्य? अब जैसे क्या कहते हैं, हमें खुले खेतों में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। हमें जो है, कई लोग क्या करते हैं गांव इत्यादि में, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे शौचालय आदि की दिक्कतें हैं, तो वो क्या करते हैं, खुले में ही मल को त्याग करते हैं। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई उससे भी निपटारा करने के लिए, चाहे कम लागत लगे, तो आपको उसके बारे में भी सोचना चाहिए। आगे पढ़ते हैं इस पाठ में क्या है। और क्या कहते हैं कि जो हमें खुली नालियों की व्यवस्था है, वो मच्छर, मक्खी और अन्य जीवों के लिए भी प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करते हैं। समझे ना? अब देखो पाठ को शुरू करते हैं। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। सब करते हैं जल का उपयोग। दूषित क्या? आपको आश्चर्य हुआ? दूषित क्या बताएंगे? जैसे झाग से भरपूर, तेल से मिश्रित, काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। अब हम गंदा कैसे करते हैं? जब हम नहाते हैं तो वो साबुन इत्यादि युक्त हो जाता है, वो जल स्वच्छ तो नहीं रहता है ना। और जब हम बर्तन इत्यादि करते हैं घरों में, तो वो क्या कहते हैं, तेल मिश्रित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? सारा अपशिष्ट जल। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? हमें उस पानी को भी ऐसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसको अगर हम प्रॉपर ड्रेनेज करें तो उसके बाद हम उसको दोबारा से स्वच्छ बना ले। हमें ऐसा कोई व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। अब देखो हम 18.1 पढ़ेंगे, जल हमारी जीवन रेखा। सभी को पता है जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपने पहले भी पढ़ा था पाठ में कि जल ही जीवन है ना।
तो जो स्वच्छ जल है मानव की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर उपचार करते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप 18.1 में आप देख रहे हैं, वर्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। 18.1 हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया। आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। देखिए स्वच्छ जल का उपयोग कहाँ होता है? पेयजल पीने के लिए 18 जैसे एक चित्र है स्वच्छ जल के उपयोग। और कहाँ कहाँ होता है हमारे नहाने के लिए, है ना, रसोई घर में खाना बनाने के लिए। और कहाँ होता है हमारा सफाई इत्यादि करने के लिए है। तो ऐसे आप अनेकों उदाहरण दे सकते हैं। और क्या कहते हैं, जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है स्वच्छ जल का? हमारे क्या कहते हैं, जो किसान भाई हैं वो भी तो अपने खेतों में स्वच्छ जल का ही उपयोग करते हैं। फसलों में, कृषि कार्यों में आपका जल का उपयोग होता है। बड़े बड़े उद्यानों में जल का उपयोग होता है ना। तो ऐसे ही निजी जीवन में चलता रहता है। तो अनेक स्थानों पर हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है और हम उसे भी इस्तेमाल में ही लाते हैं, स्वच्छ जल को ही। अब देखो, दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। अब एक रिपोर्ट तैयार हुई तो उसके अंदर ये अनुमान लगा कि 1 अरब से जो अधिक व्यक्ति हैं उनको स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। स्वच्छ जल ना मिलने के कारण अनेक बीमारियों का भी, रोगों का भी सामना करना पड़ता है। और कई बार कई जगहों पर तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर लोगों को मृत्यु तक का भी सामना करना पड़ता है। अब जैसे कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था, कई क्षेत्रों में लोग, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। क्या ये मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? बिल्कुल है। कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है, आपने पढ़ा था, है ना, पिछले पार्ट में। तो उसमें क्या था कि कई बार तो बच्चों को ऐसी स्थिति हो जाती थी, अध्याय 16 में पढ़ा था आपने। तो कई बार बच्चों को ऐसी स्थिति हो जाती थी कि विद्यालय से भी छुट्टी लेनी पड़ती थी स्वच्छ जल की व्यवस्था करने के लिए। आपने अध्याय 16 में जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। ऐसा भी पढ़ा था हमने कि ये दिन प्रतिदिन हमें स्वच्छ जल का कई प्रकार से सामना करना पड़ रहा है हमें, कि क्या कहते हैं, एक तो हमें किस लिए करना पड़ रहा है, जो उद्योगों में तेज़ी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई में बढ़ती आवश्यकताएं, इन सब की पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हैंडपम्प इत्यादि कर सकते हैं। जहाँ ये भी संभव ना हो तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई इसका वो सोचना चाहिए कि हम कैसे स्वच्छ जल वहाँ तक उपलब्ध करवाएं। सरकार को भी इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। पर अब तो काफ़ी धीरे धीरे जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो काफ़ी लोग खुद भी अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। परंतु हमें बच्चे, सबसे मेन हमारा क्या है कि हमें जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए किसी भी रूप में। अगर आपको आवश्यकता है एक गिलास की तो हमें एक गिलास ही यूज़ करना चाहिए वाटर, ठीक है। ऐसे ही अनावश्यक जल की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। अब आगे है कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल का कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस
इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसे देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। हमने काफ़ी तो प्रयास करे हैं कि सब जगह स्वच्छ जल उपलब्ध हो, अधिक से अधिक संख्या के जो लोग हैं उनको स्वच्छ जल उपलब्ध हो, पर अभी कुछ क्षेत्रों में ये विकास कार्य होना बाकी है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और कुछ जगह पे हम अभी पूर्णतः क्या कहते हैं सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो क्या है, जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, वाटर फॉर लाइफ 2005 से 2015 अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो ऐसा दिखाई देता है। ये लोगो भी है। ठीक है, वाटर फॉर लाइफ। अब देखो जो हमारा है बच्चे 18.2 वाहित मल क्या है। अब वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोग के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। जैसे हमने अपना यूज़ कर लिया वाटर, जैसे हमें चाहिए था, जो उद्योग क्षेत्र हैं वहाँ पे, अस्पतालों में है, तो उसके बाद जो वेस्ट वाटर है वो क्या कहलाता है, वाहित जल। ठीक है, और क्या है, इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और नील बंधित अपद्रव्य होते हैं। और क्या है, इसके साथ साथ ये तो हो गया कि उद्यानों, घरों और अस्पताल, कार्यालयों इत्यादि से जो जल प्रवाहित हुआ वो क्या कहते हैं, अपशिष्ट जल है। और साथ में जो वर्षा का जल होता है, जैसे सड़कों पे पानी भर जाता है, वो भी तो एक अपशिष्ट जल होता है। और उसके अंदर तो अनेक प्रकार की क्या कहते हैं, नाली का पानी और ड्रेनेज सब, इसका जो मिश्रण होता है वो उसके अंदर मिल जाता है। ठीक है बच्चे, तो क्या कहते हैं, वो भी अपशिष्ट जल ही हो जाता है। और उसमें अनेक प्रकार के क्या कहते हैं अपद्रव्य भी होते हैं। अब देखो जैसे कि क्रियाकलाप 18.2 है। आपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले वाहित जल का निरीक्षण कीजिए। आपके पास घर के आसपास नाली होगी, उसे देखिए, खुली जो नाली है उसमें आपको पानी कैसे दिखाई देता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का है ना, काला काला पानी दिखाई देता है। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। और आपको नोट करना है, जब आप वहाँ खड़े रहते हैं तो आपको कुछ देर के बाद उसमें से गंदी सी स्मेल आने लग जाती है ना, दुर्गंध भी आ रही होती है और उसका रंग भी काला होता है, ऐसा सभी को पता है ना। और क्या कहते हैं, अपने मित्रों और शिक्षकों, शिक्षिकाओं से इस पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 18.1 में सारणीबद्ध कीजिए। ठीक है, आपको लिखना है। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीव और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि ये देखो, कार्बन अशुद्धियाँ, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धियाँ, नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं। ठीक है, पोषक तत्व क्या है, फास्फोरस और
नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। जीवाणु क्या हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाला क्रमश वीरियो, कॉलरा एवं सल्मोनेला पैराटाइफी। ठीक है। अन्य सूक्ष्मजीवी पेचिशी आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ। ठीक है। और इनसे जो ये क्या कहते हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो ये पोषक तत्व की कमी हो जाती है, वो सब इसके अंदर बता रखा है कि ये जो है जल उसके बाद मिलने के बाद ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं। ठीक है। और हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है। और तो क्या कहते हैं, जो 18.3 है बच्चे, जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइप के एक जल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले लिया जाता है। कल्पना कीजिए यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइप का एक जाल दिखाई देगा जिसे सीवर कहते हैं, जिससे जो मिलकर मल विसर्जन को व्यवस्था करता है। आपने देखा होगा आपके जो घरों इत्यादि में पानी आता है वो भी पाइपों द्वारा आता है ना। और हमें घरों से जो बाहर जाता है पानी वो भी पाइप के द्वारा ही जाता है। ठीक है। तो क्या कहते हैं, नीचे आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पाइपों का जाल देख रहे हैं। और जो घर से जो बाहर पानी जाता है वो किस में जाके मिल जाता है, आपका सीवर में। अब ये सारणी जो आपने बनाई है, संदूषक सर्वेक्षण वाहित मल का जो प्रकार है, कूड़ा करकट मलिन जल, उत्पत्ति स्थल क्या है, रसोई। और संदूषक पदार्थ क्या लिखेंगे, कोई अन्य टिप्पणी लिख सकते हैं इसके ऊपर। और दुर्गंध युक्त अपशिष्ट कहाँ से निकलता है, शौचालय से। व्यावसायिक अपशिष्ट उद्योगों और व्यावसायिक स्थानों से। अब आप इसके अंदर जो संदूषित पदार्थ हैं वो आप इसमें से बता सकते हैं, है ना, कि जो क्या कहते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले जो हमारा रसोई में से निकलेगा वो सारा कार्बनिक अशुद्धियों में आएगा, है ना। और नीचे वाला भी कार्बनिक अशुद्धियों द्वारा आएगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, जो उद्योगों का है वह कार्बनिक में से आएगा। ठीक है। ऐसे आपको इसके अंदर बताना है। कोई अन्य टिप्पणी तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सारा ये जो है वो ड्रेनेज द्वारा बाहर ही जाता है ना। तो अब हम जो रसोई का जल है और क्या कहते हैं जो शौचालय का जल है, उनका भी जो है जो स्मेल है और क्या कहते हैं उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो दोनों की अलग अलग है ना। जो रसोई का जल है वो थोड़ा तेलीय होगा, चिकना चिकना। और जो शौचालय का है वो क्या कहते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन सल्फेट ऐसे आपको पदार्थ भी मिलेंगे। ठीक है। और उसका कलर भी चेंज होगा। ऐसे आप बता सकते हैं इसके अंदर। अब देखो, यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेन हॉल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर है। 2 अथवा अधिक सीवरों को संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। आप देखेंगे आपके जो क्या कहते हैं जब आपका घर है वहाँ से 50 या 60 मीटर की दूरी पर ही आपको मेन होल मिल जाएगा। ठीक है। सीवरेज की व्यवस्था आपको मिलेगी, है ना। और अगर ये कहीं 2 या 2 मिल रहे हैं तो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जहाँ कहीं अगर अलग अलग दिशा है तो वहाँ पे भी जो संधि स्थल है तो उन स्थानों पे स्थित होते हैं जो दिशा में परिवर्तन होता है।
अब देखो एक क्रियाकलाप करते हैं 18.3। अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें, निम्नलिखित कार्य करें। आपको क्या करना है? पहला, वाहित मल के पथ का रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, आपको रेखा चित्र बनाना है सबसे पहले। दूसरा क्या है? गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें, जो मेन होलों की संख्या मालूम करें। ठीक है, आपको क्या करना है? सबसे पहले तो क्या कहते हैं, वाहित मल कैसे कहाँ जा रहा है उसके बारे में रेखा चित्र बनाना है। फिर घूमकर देखना है कि गली सड़क पर कहाँ पे मेन हॉल है, उनका आपको संख्या मालूम करनी है। आप देखो तीसरा क्या है? किसी खुले नाले के इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से सजीव जीव पनप रहे हैं, उनकी सूची तैयार करें। और आपने देखना है जो खुले में जल जा रहा है उनके इर्द गिर्द कौन कौन से जीव घूम रहे हैं, आपको उसकी भी जानकारी लिखनी है। ठीक है, यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान प्रबंधन कैसे करता है। अगर आपके आसपास कोई ड्रेनेज सिस्टम, कोई मेन हॉल, कोई सीवर नहीं है तो आपको क्या करना है? ये देखना है कि जो आपका जो वेस्ट वाटर है वो कैसे ये बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, तो इसका जो निपटान है वो कैसे होता है, आपको ये पता करना है। समझे? अब देखो अगला क्या है? प्रदूषित जल का उपचार। क्रियाकलाप 18.4 से आपको उन प्रकरणों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल संयंत्र में संपादित होते हैं। जैसे क्रियाकलाप 18.4 है, इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूह में विभाजित कर ले। प्रत्येक चरणों में परीक्षणों का रिकॉर्ड कीजिए। पहला क्या है? कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दें। क्या करना है? आपको एक गिलास में पानी लेना है, उसके अंदर घास और संतरे के छिलके और कुछ स्याही को मिला देना है। जार के में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखे रहने दें। फिर क्या करना है? आपको जार को ढक्कन लगाना है, फिर 2 दिन तक उसे धूप में रखना है। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परख नली में डालें। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगाकर इसे नामांकित करें। मिश्रण की गंध कैसी है? सबसे पहले जब आपने डाला तो आपको कैसी गंध आ रही थी, उसे आपको एक परख नली में डाल के देखना है। और फिर 2 दिन बाद जब आपने धूप में रखा फिर इसको देखना है और इसमें से कैसी गंध आ रही थी। कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला एक्वेरियम के वातृत से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारे। वातृत को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातृत नहीं है तो यांत्रिक विलोडक अथवा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसे अनेक बार विलोडित करना पड़ सकता है। आगे देखो अगला क्या करना है आपको। अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिर क्या करेंगे आप? फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। वह फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीव में लगा दीजिए। कीव को किसी स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था।
कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परत बिछाई, जैसे कि चित्र आपने 18.2 में करा है। वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है, इसीलिए क्या कहते हैं वो अंदर नहीं जाएगा। बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि वह स्वच्छ जल नहीं मिल जाता। ऐसा करना है आपको। देख रहे हैं चित्र 18.2 में वातित द्रव को फिल्टर करने का प्रकरण। अब देखो आगे क्या है। फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालिए और इसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। अब देखो चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक जल स्वच्छ न हो जाए। परख नली को क्लोरीनकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए। सभी परख नलियों के नमूने का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इन्हें चखिए मत, केवल इनकी जो गंध है उसको आपको सूंघिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई दिया? उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या वातन में द्रव की गंध बदल जाती है? हाँ बिल्कुल बदल जाएगी उसकी गंध। बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो गई थी? जो छोटे छोटे कंकर है वो उसके ऊपर रह जाएंगे, बाकी जो जल है वो नीचे, जैसे संतरे इत्यादि के छिलके हैं वो जो छोटे छोटे हो गए होंगे वो सब उसमें रह जाएंगे फिल्टर पेपर में। क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो जाता है? हाँ जी, क्लोरीन से डालने से जो उसका कलर चेंज हुआ है वो फिर से आपको सेम कलर दिखाई देगा। ठीक है। क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? नहीं। क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होता है? हाँ जी, ठीक है। अब देखो और क्या है इसके अंदर, जो 18.4 है बच्चे आपका अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। ठीक है। क्या आता है बच्चे, जैसे जो अपशिष्ट जल होता है वो हमारे द्वारा ही अपशिष्ट किया जाता है ना, और क्या कहते हैं या कई स्थानों पर जल की पूर्णतः निकासी नहीं होती, तब वो वहाँ पे पड़ा पड़ा सड़ जाता है ना। आपने देखा होगा आसपास खुले मैदानों में कि क्या कहते हैं कई दिनों तक अगर पानी खड़ा रहे तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है ना। तो क्या कहते हैं, अब इसमें देखते हैं अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायक करते हैं। ठीक है। अब क्या है, सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाके छन्ने बार स्क्रीनर से गुजारा जाता है। अब ये देखो सबसे पहले ये इस तरह की मशीनें हैं जो अपशिष्ट जल है उसको एकत्रित करके उसकी सफाई करी जा रही है, जिसमें से जो भी कूड़ा कचरा इत्यादि है वो सब इसमें से अलग हो जाए। ठीक है। पहली बात तो हमें फेंकना ही नहीं चाहिए, है ना, ऐसे कूड़ा क्या कहते हैं अपने डस्टबिन्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। खुली नालियों में हमें इधर उधर प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह नहीं फेंकनी चाहिए। तो क्या है, अब जैसे उसमें कपड़े के टुकड़े, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज से संदूषक अलग हो जाते हैं, जैसा कि आपको चित्र 18.3 में दिखा रहा है। शलाका छन्ने। ठीक है। अब देखो दूसरे पे क्या हो रहा है, फिर दोबारा
अवाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें अपशिष्ट बालू, ग्रिट और कंकर पत्थर उसकी पैंदी में बैठ जाते हैं, जैसे कि आपको चित्र 18.4 में दिखाई दे रहे हैं। समझे? सबसे पहले क्या, पॉलीथीन वगैरह कचरा जो भी था वो अलग करा, फिर जो छोटे छोटे पत्थर हैं, मिट्टी, कंकर हैं, फिर वो अलग होते हैं उसके अंदर। ये देखो चित्र जो 18.4 है, ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी। तीसरे में क्या कर रहे हैं बच्चे, फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुचर कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह अपंक स्लज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल, ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपथ्रित स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलिक का जल बन जाता है। ठीक है, फिर उसको इस प्रक्रिया से गुजारते हैं। ठीक है, उसको जो उसके अंदर अशुद्धियाँ रह गई थी फिर उसको शुद्ध करते हैं। फिर देखो उसके बाद क्या करते हैं, जैसा कि आपको चित्र 18.5 में दिख रहा है बच्चे, जल अपमृत अपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां ये अव्ययी जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस, जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जो फिर क्या कहते हैं, इस प्रक्रम में हमें जो गैस है वो फिर हम उसके क्या करते हैं, ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं उसका। अब देखो, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें व्यय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो और भी उनके अंदर छोटी छोटी अशुद्धियाँ रह गई हैं, तो फिर जो चित्र 18.6 में दिखाया गया, फिर उनको शुद्ध करा जाता है। देखो, वातरित ऐसे करते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पैंदी में सक्रिय अपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रिय अपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्क तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। औपचारिक जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इससे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इससे और अधिक स्वच्छ कर देता है। कभी कभी जल की वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से निर्गुण रहित कर लेना आवश्यक होता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे क्या करा, उसमें से जितना भी कचरा था वो हटाया, डिब्बे, प्लास्टिक की पॉलीथीन इत्यादि। फिर उसके बाद उसको किस प्रक्रिया से गुजारने दिया, फिर उसके अंदर से बालू, कंकर जो भी थी, फिर उसके अंदर जो मल होता है, जो उसी के अंदर घुला होता है, फिर उसको साफ़ करा उन्होंने। फिर धीरे धीरे फिर उसके अंदर गैस बनी,
फिर उस गैस का भी उपयोग किया ईंधन इत्यादि में। फिर बच्चे क्या करा, उन्होंने कुछ देर उसको टंकी के अंदर रखा। फिर जो हमें जल, स्वच्छ जल प्राप्त हुआ वो तो हमने जल के रूप में कर लिया, और जो उसके अंदर से जो हमारे काम का नहीं था उसको हमने खाद इत्यादि मृदा में मिला दिया, वो उसमें उपयोग हो गया खाद के रूप में। समझे? इस तरह से उन्होंने करा, बड़ी मेहनत से साफ करा है ना? ऐसा ही लग रहा है सब बच्चों को भी। अब देखो क्या कहते हैं, नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो वाहित जल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रम जैसे ही होती हैं। ठीक है, ऐसे ही जो नदियों में हम अशुद्धियाँ हैं, काफ़ी सारा कचरा वगैरह डाल देते हैं, वो भी इसी प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। क्या आप जानते हैं, ये सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त करते हैं। हमें यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए आसपास, जहाँ पे हमारे अशुद्ध जल हो वो खुद ही सोख लेते हैं, और उससे जो जल वाष्प है वो भी शुद्ध बनता है और वायुमंडल भी शुद्ध रहता है। अब देखो, जागरूक नागरिक बने। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्राय कूड़े कचरे से उठाने वाली दुर्गंध से परेशान ही का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयानक हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोग कारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे का अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियों तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उन्हें यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आसपास देखना है कहीं से ही काफ़ी गंदा जल निकल रहा हो जो प्रदूषण कर रहा हो। ठीक है, तो उन्हें समझे बच्चे, ऐसे हमें जो है नगर निगम और अपने आसपास भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए और सूचित भी करते रहना चाहिए। ठीक है, और देखो, हमें जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र को बोझ मत बढ़ाइए। पहेली जानना चाहती है क्या ये कैसे संभव होगा। सबसे पहले ये संभव कैसे होगा, हमें एक तो कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए और व्यर्थ में हमें जल के अंदर काफ़ी सारी अशुद्धियों को नहीं मिलने देना चाहिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, हमें नगर निगम को समय समय पर जानकारी देते रहना चाहिए और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उससे हम भी स्वस्थ रहेंगे बच्चों। ठीक है, नहीं तो अनेक जो मक्खी मच्छर हैं तो वो अनेक प्रकार की वहाँ पे क्या कहते हैं बीमारियाँ भी वहाँ पे उत्पन्न होती हैं। अब देखो आगे पढ़ते हैं, जो 18.5 है, अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोतों पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के
अति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। ठीक है। खाना पकाने के तेल और वसायों को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने में प्रभावितता कम हो जाती है। तेल और वसायों को कूड़ेदान में ही फेंकें। ठीक है। और क्या दूसरा, पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधीय आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल में शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। आगे के अगला, प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदा, खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ठीक है। जैसा कि आपको चित्र 18.7 में दिखाई दे रहा है। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। 18.6 क्या है, स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदियों के किनारे, रेल पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। अनौपचारिक मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेलों, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है, जैसे कि अध्याय आपने 16 में पढ़ा था। अतः अनौपचारिक मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इनमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, जाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग से मिलित है। सबसे पहले तो देखो कि आपको दिखा रहे चित्र 18.7 में हर कचरे को सिंक में मत फेंके। जैसे चाय पत्ती इत्यादि जितने भी आपके तेल हैं, इनको आपको जल में वाहित नहीं करना चाहिए। इसको आपको डस्टबिन में डालना चाहिए। दूसरा क्या कह रहे हैं, आपको खुले में शौच नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्रों में, नदी के किनारे लोग खुले में जाते हैं, तो आपने सबसे पहले यही पढ़ा था ना कि हमें जो है शौचालय की, चाहे हमें कैसे भी करके बनवाना पड़े, हमें क्या कहते हैं, शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। खुले में मल का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे कम लागत की विधियों को अपनाकर आप मल को सुरक्षित निपटान करना संभव है। और आपको ऐसे रेल पटरियों इत्यादि पे भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। उससे मृदा भी दूषित होती है और आपका जल भी दूषित होता है। फिर जो आसपास के क्षेत्र में हैंडपंप इत्यादि का जल है, वो भी उससे प्रभावित होता है। ठीक है, समझे। और अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं। अब देखो जो 18.7 है, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय,
कंपोजिटिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वाहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4-5 घरों को समूह। बूझो जानना चाहता है कि हवाई जहाज में वाहित मल का निपटान कैसे होता है। ठीक है, कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपरजनक की आवश्यकता नहीं होती। शौचालय के मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखो जो 18.8 है बच्चों, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। एक हमें जो हमारे सार्वजनिक स्थल है, बस स्टैंड इत्यादि, हमें वहाँ पे भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है, बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि ही बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है, कृमि प्रसंस्करण शौचालय। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में प्रवृत्त हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। ठीक है, समझे। वर्ष 2016 में भारत ने स्वच्छ भारत के नाम में एक नई मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान आदि। ठीक है, प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ादान न हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ठीक है, एक तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे भीड़ वाले क्षेत्र होते हैं जैसे मेला इत्यादि, ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहाँ पे हम अगर डस्टबिन हमें नहीं भी मिल रहा तो हम इधर उधर कचरा डाल देते हैं और मल और शौच इत्यादि भी करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कूड़ा कचरा डालने की स्थान नहीं मिल रहा है तो आप उसे घर भी ला सकते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या है, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तित्व पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। अगर हम खुद अपनाएंगे कि हमें इधर उधर नहीं रखना, कूड़ा नहीं डालना, स्वच्छता का पूर्णतः ध्यान रखना
तो जो हमारे साथ हैं, आसपास हैं लोग, वो भी इससे प्रभावित होंगे, धीरे धीरे वो भी संकल्प करेंगे। ठीक है। अब महात्मा गांधी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। हमें प्रत्येक मनुष्य को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। ठीक है। आप देखो इसमें प्रमुख शब्द क्या है बच्चों? अपशिष्ट जल, अव्यय जीवाणु, व्यविक जीवाणु, अपंग, सीवर, जैव निम्नकारणीय, अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, वातन, स्वच्छता, बायोगैस, जल शोधन। आपने क्या सीखा है इसके अंदर? प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यह वाहित मल कहलाता है। आगे क्या है? वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का मृदा का प्रदूषण करता है। आगे देखो, अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। अगला है, उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। अगला है, जहाँ भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अगला है, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद अपंग और बायोगैस हैं। अगला है, खुली मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करते हैं। अगला है, हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। बच्चे अब हम अभ्यास करते हैं। पहला क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जल को स्वच्छ करना डैश को दूर करने का प्रक्रम है। अपशिष्ट जल को दूर करने का प्रक्रम है। ठीक है। और ख क्या है? घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? वाहिक। अब देखो ग क्या है? शुष्क डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अपंग। ठीक है। अब देखो घ क्या है? नालियों डैश और डैश के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। अपशिष्ट पदार्थों और कृंतकों के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। अब देखो दूसरा क्या है बच्चे? वाहित मल क्या है और क्या कहते हैं? अनौपचारिक वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जन करना हानिकारक क्यों है? ठीक है। तो देखो सबसे पहले वाहित मल क्या है? जो घरों, उद्योगों, कृषि कार्यों, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है, वही हमारे क्या कहलाता है? वाहित। ठीक है। अगर उसका वाहित मल का द्रव्य रूपी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसके अंदर जो जल और मृदा को प्रदूषित करते हैं, इसीलिए क्या है? हानिकारक है। ठीक है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र से उपचारित किया जाता है। समझे बच्चे? अब देखो तीसरा क्या है? तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए? समझाइए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि उससे क्या कहते हैं, वो जो उसके अंदर चिकनाहट होती है वो चारों ओर जम जाती है। ठीक है। तो क्या है, वो जो हमारा जल है उसको भी दूषित करती है और अच्छी तरह से वो प्रवाहित नहीं हो पाता, और जो उसके अंदर जो छोटे छोटे कीड़े हैं और क्या कहते हैं जो जीव जंतु हैं उनको भी हानि पहुंचाती है। ठीक है। अगला देखो चौथा प्रश्न है, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। ऊपर थे ना 4,
आपने चरण पढ़े थे अपशिष्ट जल को स्वच्छ करने के लिए, ठीक है। तो वो आप इसमें बता सकते हैं चारों, ठीक है। चारों जो आपके पॉइंट्स थे वो बता सकते हैं। सबसे पहले क्या, किस प्रक्रम से प्लास्टिक इत्यादि उनको अलग करा जाता है, फिर कंकर इत्यादि को अलग करा जाता है, फिर उसमें से जो मल द्रव्य है उनको अलग करा जाता है, फिर उसके अंदर कुछ देर रखा जाता है, फिर उसके अंदर से ये जो गैस वगैरह होती है उसको अलग कर लेते हैं, और फिर जो बचा हुआ जल है उसको टैंकी में स्टोर करके फिर वो हम तक पहुंचाया जाता है। ऐसा पढ़ा था ना। अब देखो छठा क्या है, 5वां क्या है, अपंग क्या है समझाइए कि इसे कैसे उपचारिक किया जाता है। जैसे कि जो हमारा अपशिष्ट जल उपचार से सह उत्पाद होते हैं उसे अपंग और बायोगैस हम कहते हैं। आगे देखो छठा क्या है, अनौपचारिक मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है समझाइए। स्वास्थ्य संकट ही है, अगर हम इधर उधर खुले में शौच करेंगे तो वो क्या कहते हैं, ऊपर पढ़ा था ना बच्चों आपने कि वो अनेक प्रकार के रोगों को भी जन्म देता है और क्या कहते हैं हमें भी हानि पहुंचाता है, और वहाँ के जल और मृदा को भी प्रदूषित करता है। 7वां देखो, जल को रोगन मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम बताइए। पहला तो हमारा यही होगा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, ठीक है। क्या है बच्चों, अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया, ठीक है बच्चे। इनके बाद क्या कहते हैं, आपने इसमें क्या करना है, बताना है कि क्या कहते हैं इसमें कैसे कैसे ये प्रक्रिया काम करती है। 1-2 लाइन में आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं ये दोनों कैसे कैसे काम करेंगी। अब देखो जो हमारा 8वां प्रश्न है, अपशिष्ट जल संयंत्र में शल्का छन्नों के कार्यों को समझाइए। छल्का से कैसे होगा कि जो वो आपने सबसे पहले पढ़ा था उसके अंदर क्या था, उसमें जितने भी जो हमने जल एकत्रित करा है उसके बाद उसके अंदर से सबसे पहले जो प्लास्टिक की पॉलीथीन है, प्लास्टिक की डिब्बियाँ हैं या अन्य कचरा है उनको अलग किया जाता है छल्का छन्नों के द्वारा, ठीक है। अब देखो 9वां प्रश्न है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। स्वच्छता क्या है, एक तो हमें अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहिए, ऐसे खुले में हमें मल नहीं करना चाहिए, और हमें क्या कहते हैं अगर जो उद्योगों से या हमारे घरों से भी पानी बाहर जा रहा है तो वो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए पानी को, ठीक है, नहीं तो अन्यथा अनेक प्रकार के रोगों जन्म लेंगे, ठीक है। अब 10वां प्रश्न है, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। आपने अपनी भूमिका समझानी है। तो आपको नगर पालिका को इन्फॉर्म करना है अगर आपके आसपास नालियाँ खुली हैं, स्वच्छ नहीं है, या लोग अधिक कूड़ा इत्यादि फेंक रहे हैं और वहाँ पे डस्टबिन वगैरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आपको इन सब का ध्यान रखना है और आपको भी प्रॉपर डस्टबिन इत्यादि का उपयोग करना है। अब देखो 11वां क्या है, प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे, ठीक है, ये पहेली है। पहला क्या है, जल उपचार में रोगाणुनाशक के लिए प्रयुक्त एक रसायन, ये आपको खुद फिल करना है बच्चों, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा भी आएगा। वाहित मल का उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद, ठीक है। तीसरा क्या है, वह सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन करते हैं। चौथा क्या है, इस प्रकार में प्रदूषण जल से वायु को गुजारा जाता है। पांचवा क्या है, संदूषित जल। छठा क्या है, वह स्थान जहाँ वाहित मल से प्रदूषक पृथक किए जाते हैं। सातवां, वाहित मल ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था। आठवां, उपयोग के बाद नालियों में बहता जल। नौवां, अनेक
व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं। ठीक है, ये आपको करना है। अब देखो, अब हम 12वां प्रश्न करते हैं। ओजोन के अगर आपको ये 11वें प्रश्न में कुछ भी समझ में नहीं आता तो बच्चे ज़रूर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक बार खुद से कोशिश करिए, आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, अब देखो जो 12वां क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या ये सजीव जीवों में श्वसन के लिए अनिवार्य है। दूसरा क्या है, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तीसरा क्या है, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। चौथा क्या है, वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है। तो इसमें ग आएगा, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। आप देखो इनमें से कौन से वाक्य को सही कह सकते हैं। क ख ग या ख ग और क और ग या सभी चार। बच्चे दूसरे जो नंबर पे है ख और ग, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है और यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। समझे। आप देखो, हमें विस्तारित अधिगमन क्रियाकलाप और प्रयोजन कार्य। पहला क्या है, प्रमुख 2 शब्दों का उपयोग करते हुए अपनी एक वर्ग पहेली बनाए। ठीक है। दूसरा, तब और अब अपने दादा दादी और अड़ोस पड़ोस के अन्य वृद्ध जनों से बात कीजिए। उनके समय में उपलब्ध वाहित मल निपटान तंत्रों तथा व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कीजिए। आप और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले और परिजनों और मित्रों को पत्र भी लिख सकते हैं। अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, आपको अपने जो दादा दादी हैं उनके समय में कैसे निपटान होता था मल इत्यादि का, उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। और आप अपने आस पड़ोस मित्रों और एक दूसरे शहर में रहने वाले अपने जो आपके मित्र इत्यादि हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, उनसे भी आप ये जानकारी एकत्रित कर सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से होता है। अब देखो, जो तीसरा है, किसी वाहित मल उपचार संयंत्र का भ्रमण कीजिए। यह भ्रमण किसी चिड़ियाघर, संग्रहालय अथवा उद्यान के भ्रमण जितना ही रोमांचकारी और ज्ञानवर्धक होगा। आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपनी नोटबुक पुस्तिका में रिकॉर्ड कीजिए। स्थान, दिनांक, समय, संयंत्र के अधिकारी का नाम, मार्गदर्शक, शिक्षक, वाहित मल संयंत्र कहाँ स्थित है, उपचार क्षमता, आरंभिक प्रक्रम के रूप में छानने का उद्देश्य, वातन टंकी में वायु के बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं, उपचार के उपरांत जल कितना सुरक्षित होता है, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है, उपचार के उपरांत जल को कहाँ विसर्जित किया जाता है, तेज वर्षा के दौरान संयंत्र का क्या होता है, क्या बायोगैस का संयंत्र द्वारा भी उपयोग किया जाता है, अन्य अथवा अन्य उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति की जाती है, उपचारिक अपंग क्या होता है, संयंत्र से आसपास के घरों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कोई विशेष प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, ये सबको आपको बताना है इसमें एक रिपोर्ट में। ओके, आप देखो, पृथ्वी का सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करके हम निर्धनता से प्रेरित कष्टों को कम कर सकते हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यूनिसेफ। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें http://UN-ORG-Millennium Goals। ठीक है, वाटर फॉर लाइफ इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन, http://UN-Water for Life Decade, World Water Day theme are importance, http://
WWCEP, UNEP, ORG, PUB, Tech Reports, TR43N, Household Person 20 System HTM। ठीक है, आपको इन सब वेबसाइट से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, इन सब आंसर्स के अंदर आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ में आता आप मेरे से भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। समझे बच्चे? आप देखो, एक प्राचीन अभियंत्रिक उपलब्ध सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं विकसित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए पृथक कक्ष होता था और व्यर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकलने का प्रबंध था, जो प्रमुख सड़कों और गलियों में बनी होती थी। ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 45,000 वर्ष पुराना था। ऐसा हमारे पहले समय में भी होता था कि क्या कहते हैं, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था होती थी। ठीक है, और मल का सही निपटान भी होता था। अब बढ़ती जनसंख्या एक तो विशेषकर हमारे लिए चुनौती भी है, और क्या कहते हैं, चुनौती के साथ साथ अनेक प्रकार की तकनीक भी उपलब्ध है। ठीक है, और क्या कहते हैं, हमें सबसे पहले एक नागरिक होने के नाते क्या करना चाहिए, स्वच्छता का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। समझे बच्चे? उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया बच्चे, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।